हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी फर्स्ट बुक का कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले बेसिक्स में समझा देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपकी जो पीडीएफ होगी, ठीक है, ये जो आपको चैप्टर्स हैं इनकी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस पीडीएफ में हमने थोड़े हाईलाइटेड पोर्शन डाले गए हैं। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये हाईलाइटेड पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं उनको, जिससे आप एक बार गो थ्रू कर लें इनको एग्जाम से पहले। उसी के साथ हमने यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अभी जो क्वेश्चंस है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर देगा, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे, वीडियो खत्म हो जाती है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, एंड देन उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको समझा कितना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो चैप्टर है उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैप्टर को छोड़ के पॉलिटिकल साइंस में जितने आपके नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे। ह्यूमैनिटीज में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना जितने, वो आपको वहां पे उनके नोट्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, उनको नोट्स को भी प्लीज रेफर कर लेना क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं वो। मेरे को भी हेल्प किया था जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। चैप्टर हम लोग शुरू करने से पहले साउथ एशिया है क्या एग्जैक्टली उसको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में सारी वो कंट्रीज आती है जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग इंडिया एंड उसके नेबर्स जो हैं वो साउथ एशिया का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडियन ओशन आपका साउथ में आ जाता है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ में हिमालयाज होते हैं, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मेजरली इन कंट्रीज को ही हम लोग साउथ एशिया में स्टडी करते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे अफगानिस्तान एंड म्यांमार जो है इनको कभी कभी डिस्कशन में हम लोग जरूर डाल देते हैं, बट ऑफिशियली हम इनको साउथ एशिया में नहीं कंसिडर करते हैं इन दो कंट्रीज को। एंड चाइना को हम लोग कभी नहीं कंसिडर करते एज अ साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। तो साउथ एशिया जो है, अब आप सोचिए इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ आपकी ज्योग्राफी, राइट। हमारी ज्योग्राफी इतनी ज्यादा डिफरेंट है, हमारे पास माउंटेन्स है, प्लेटो है, प्लेन्स है ना, रिवर्स, लेक्स, हमारे पास बहुत सारे वेरियस ज्योग्राफिकल एपिथेट्स हैं। उसी के तरह आप सोचो कि सिर्फ इंडिया में इतना सारा है, तो जो साउथ एशियन आपकी बाकी कंट्रीज हैं उनका मिला के और ज्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाती है। तो उस रीजन से यहाँ पे लिखा है कि साउथ एशिया stands for diversity in every sense and yet it constitutes one geopolitical space। मतलब कि मैंने बोला कि साउथ एशिया ये ही कंट्रीज हैं, यही एक जियोपॉलिटिकल स्पेस है जिसमें साउथ एशिया आता है। बट इस जियोपॉलिटिकल स्पेस में होने के बावजूद, ठीक है, कि एक शेयर्ड लैंड में होने के बावजूद इतने सारे डिफरेंसेस है, इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बेसिकली यही मतलब है, तो अगर आपका ये आता है एग्जाम में तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर देना। नेक्स्ट बढ़ते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ एशिया की हम लोग पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी जो होती है साउथ एशिया में, उसमें के मेरा क्या मतलब हो गया, मेरा मतलब है कि वहां पे कौन से गवर्नमेंट के ट्रेंड्स है, ठीक है, कौन कौन से जगह पे मोनार्की है, कौन कौन से जगह में डेमोक्रेसी है, क्या कभी किधर कहीं पे मिलिट्री आई है, क्या कभी कहीं पे डिक्टेटरशिप आया है, वो सब जानने की कोशिश। तो श्रीलंका और इंडिया की बात करें हम लोग, तो श्रीलंका एंड इंडिया फ्रॉम डे वन ही डेमोक्रेसी रहा है, ठीक है। हम लोगों के खुद में बहुत सारे इश्यूज आए, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग मतलब पहले से रहे हैं, है ना, कि मतलब कोई भी इशू नहीं फेस किया है हमने, बट हम डेमोक्रेसी मेंटेन कर पाए हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हम लोग डे वन से ही रह चुके हैं। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात करें, हाउएवर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में बोथ डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि सिविलियन रूल एंड मिलिट्री रूल। तो सिविलियन रूल क्या होता है, सिविलियन रूल होता है यही कि हम लोगों में से एक इंसान को चूज करना, ठीक है। हम सब ने डिसाइड किया कि मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो लोगों से चूज करना। मिलिट्री रूल होता है कि आपके पास चॉइस ही नहीं है, मिलिट्री आके रूल आपके ऊपर वो लागू कर देती है, ठीक है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 1991 जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है उसके बाद से बांग्लादेश डेमोक्रेसी ही रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, ठीक है, कभी डेमोक्रेसी थी, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री रूल। बट यहाँ पे 2008 से वो जो गवर्नमेंट आई है उसकी वो सिविलियन रन है, ठीक है। 2008 से अभी तक सिविलियन रन गवर्नमेंट ही आई है, मिलिट्री का अभी तक नहीं आया है। नेपाल की बात करें तो नेपाल 2006 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था जहां पे किंग के पास बहुत सारे पावर्स थे।
और ये चेंज हुआ 2008 में जब उसने अबॉलिश कर दिया एंड वो एक रिपब्लिक बन जाता है। इसी के साथ भूटान का एग्जाम्पल है। भूटान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना 2008 में। ये डिफरेंस देखिए। टिल 2006 नेपाल वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब 2006 के बाद से वो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हट गई। और यहाँ पे 2008 के बाद से भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को लागू किया उधर। ठीक है, यहाँ पे जो किंग है उनके अंडर अंडर उन्होंने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। मालदीव्स की बात करें, मालदीव जो है वो 1968 तक वहां पे एक सल्तनत सिस्टम था एंड देन उसके बाद यहाँ पे रिपब्लिक एंड गवर्नमेंट सिस्टम आ गया। जून 2005 में मालदीव्स के लोगों ने कहा कि अब हमें चाहिए एक मल्टी पार्टी सिस्टम। और यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी कौन सी है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी जो है ये डोमिनेंट पार्टी है, जिसने 2018 में भी इलेक्शन जीत लिया था। तो ये बेसिकली है आपका बहुत छोटा छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले इन इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में। Okay, now let us get started off with Pakistan first of all. The military and democracy in Pakistan. अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जैसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जनरल आयूब खान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्ट ही इधर यहाँ पे मिलिट्री से कर रहे हैं हम लोग। तो जनरल आयूब खान बोलते हैं कि अब मैं अपने आप को इलेक्ट कर देता हूँ एंड उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करके वहां पे पोजीशन पे ले आए। बट एक पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन था उनके अगेंस्ट, बहुत सारे लोग जो थे वो इनके रूल के अगेंस्ट थे, तो उनको निकलना पड़ा। ठीक है, उनको गिव अप करना पड़ा। उनके बाद आए जनरल याया खान। अब ये जो जनरल याया खान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई थी, ठीक है, जहां पे इंडिया भी लड़ा था पाकिस्तान के साथ, उस वॉर में जनरल याया खान वहां पे थे। ठीक है, एंड इस वॉर के अंडर क्या हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वो मतलब अब सीज टू एग्जिस्ट हो गया था एंड नाउ वहां से बांग्लादेश क्रिएट हो गया था। ठीक है, और फन फैक्ट, ये इंडिया जो था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये सेकंड मतलब लार्जेस्ट आर्मी मतलब गिव अप जो सरेंडर होता है वो था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, तो सोचो इतने बड़े स्केल में इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे से लड़ा था। इसके बाद आते हैं जुल्फिकर अली भुट्टो। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, सिविलियन रूल होता है यहाँ पे। इनका पावर चलता है 71 से लेके 77। 77 में फिर से मिलिट्री रूल आ जाती है। अब मिलिट्री रूल आती है जिया उल हक की। ठीक है, 1977 में। 1977 में आ जाते हैं, 1982 से लोग हो जाते हैं मतलब थोड़ा एंग्री होना। ठीक है, लोगों को ये पसंद आने कम हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर 1982 से प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं एंड 88 में ये भी गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो जिया उल हक 77 टू 88 वहां पे थे। अब 88 से बेनाजीर भुट्टो जो थी वो आ जाती है आपके यहाँ पे एज अ लीडर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इधर दो मेन पार्टीज है, जैसे इंडिया में अभी भी दो मेन पार्टीज है ना, या तो कांग्रेस आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, या तो मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे दो पार्टीज जो हैं, एक है पाकिस्तान पीपल पार्टी, ठीक है, पीपीपी, एंड दूसरी आपकी मुस्लिम लीग। तो ये 1999 तक यहाँ पे डेमोक्रेसी चलता गया, बेनजीर भुट्टो 1999 तक चलता गया। फिर से 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं। नवाज शरीफ उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा देते हैं एंड वहां पे अपना शुरू कर देते हैं मिलिट्री रूल। 2001 में जनरल मुशर्रफ जो होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। ठीक है, एंड वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना देते हैं। फिर उसके बाद वो होता है, फिर वो निकलते हैं एंड 2008 में जाके पाकिस्तान जो है वहां पे फिर से सिविलियन रूल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी मतलब आर्मी आ रही है, कभी आपकी मतलब मिलिट्री आ रही है, कभी सिविलियन रूल आ रहा है, तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन है। तो एक मैं सजेशन दूंगी, आप एक फ्लो चार्ट बना के इसको याद कर लेना। ठीक है, एक के बाद एक करके फ्लो चार्ट बना के आप इसको याद कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इतने सारे लोगों का नाम याद करना कौन से टाइम पीरियड से कब तक डिफिकल्ट होगा। तो फ्लो चार्ट बना लो, बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इतना मतलब अनस्टेबल क्यों था पाकिस्तान। इंडिया में हमेशा से डेमोक्रेसी रहा है, श्रीलंका में हमेशा से डेमोक्रेसी रहा है, बहुत सारी कंट्रीज होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, बट इतना ऊपर नीचे नहीं होता कहीं पे। पर पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, इतने स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाई? इसका रीजन है सबसे पहले कि जो मिलिट्री है, क्लर्जी है, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी पॉपुलेशन है बट इनके पास रिसोर्सेज इतने सारे हैं, पैसा इतना सारा है कि एक बहुत डोमिनेंट एक तरीके से पॉपुलेशन आ जाती है और ये चाहती है कि मिलिट्री ही आए। ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान एंड इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से इवन लाइक 1947 से जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तब से लड़ते आ रहे हैं। तो इस रीजन से बहुत सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मिलिट्री ही रहे। ठीक है, मिलिट्री जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सिविलियन गवर्नमेंट, तो लोग चाहते रहते हैं कि मिलिट्री ग्रुप्स ही आए।
इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं, आपके जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब करप्ट माइंडेड, सेल्फिश है, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली आपकी डेमोक्रेसी पे अफेक्ट पड़ता है। बट इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में सब कुछ बुरा नहीं है, वहाँ की जो प्रेस है, ठीक है, जो मीडिया है वो फ्री प्रेस है, एंड वहाँ पे ह्यूमन राइट मूवमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक और जो फैक्टर है जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को वीकन करता है, वो है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है इंटरनेशनल। ठीक है, कभी भी इंटरनेशनल रीना में आप देखोगे जो मेजर कंट्रीज होती हैं, वहां पे कुछ भी इशू होता है तो मतलब सारी कंट्रीज हिल जाती है, ठीक है, सब लोग वो एक स्टैंड लेना चाहते हैं। जैसे अभी आप देख लोगे रशिया यूक्रेन में कुछ हो रहा है, फ्रांस में कुछ हो रहा है, यूके में कुछ हो रहा है, तो सारी कंट्रीज अपना स्टैंड देती है। बट पाकिस्तान को कभी ऐसा एक इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ डेमोक्रेसी रादर देन हैविंग अ मिलिट्री रूल। और इसका बेसिक रीजन ये है कि पाकिस्तान एंड वो वाले साइड में आप देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा टेररिज्म है, राइट, ठीक है, वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत ज्यादा है। तो ये जो कंट्रीज है इनको लगता है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, है ना, पाकिस्तान के पास सारे वेपन्स है खतरनाक वाले, तो उनको डर लगता है कि अगर ये टेररिस्ट आ जाएंगे और पाकिस्तान का अगर वीक गवर्नमेंट है उस पोजीशन पे और वो सारे वेपन्स ले ले उनसे, तो क्या होगा, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म जो होगा वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे टेररिज्म और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो उनको लगता है कि जो मिलिट्री रूल है उनको ही आना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रूल रहेगा जिसको टेररिस्ट हटा नहीं पाएंगे। वो यहाँ पे एक बेसिक सा रीजन हो जाता है कि बाहर की कंट्रीज क्यों नहीं सपोर्ट कर। आगे बढ़ते हुए लेट अस नाउ टॉक अबाउट डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अब डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, मैंने आप सबको पता होगा कि 47 से 71 बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था, और इसको बांग्लादेश नहीं कहते थे, इसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ था बेसिकली कि एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, आपको लगता है कि सेम लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, अगर इंडिया के हम लोग वहां के स्टेट्स देखें आपको लगता है कि पंजाब एंड असम और कोलकाता में सेम लैंग्वेजेस है, नहीं है, राइट। तो वैसे ही उस टाइम पे भी वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, इवन दो दे आर ऑल मतलब बोथ ऑफ देम वर मुस्लिम कंट्रीज, इवन दो इस्लाम वहां पे जो था वो मेजर रिलीजन था, तब भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। वाई? बिकॉज वो लिंग्विस्टिकली डिफरेंट थे, ठीक है, और कल्चरली भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको लगता था कि जो उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है, जो वहां पर प्रीडोमिनेटली नहीं बोली जाती थी, वहां पे बंगाली बोली जाती थी, वो उनके ऊपर थोपी जा रही है, उनको ये ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट होने लग गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन जो है उनको मिल नहीं रहा है इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए भी मतलब आगे जा रहे थे कि हमको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेके मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगी कि प्लीज जो नोट्स हैं आपके उसको देख लेना, ठीक है, जो मैं आपको कह रही थी कि पाकिस्तान का भी जितना मैंने पढ़ाया, कितने सारे लोग आए थे, वो आपको नोट्स में ही एक बहुत अच्छे से फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नोट्स में यहाँ पे बहुत सारे कलर यूज करे हुए हैं, है ना, हाईलाइट किया गया है, तो नोट्स जो है बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं नेचर में, आप बोर नहीं होगे, ठीक है, ऐसा टिपिकल नोट्स ना ब्लैक ब्लू पेन वैसे नहीं है, आप बोर नहीं होने वाले हो यहाँ पे पढ़ते हुए। तो प्लीज इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे आप ही को बेनिफिट होएगा, ठीक है, इससे हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, आप लोगों के लिए डाला है हम लोगों ने, तो प्लीज इनको पढ़ लेना। लेट अस गेट बैक टू इट। तो हाँ, जहाँ पे मैं लास्ट खत्म किया था कि उन लोगों को वहां पे बंगाली कल्चर चाहिए था कि वो ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे और एडमिनिस्ट्रेशन में लोग भी आए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, ठीक है, जिनका नाम याद कर लीजिएगा, शेख मुजिब उर रहमान, ठीक है, शेख मुजिब उर रहमान जो थे यहाँ के, उन्होंने पूरा स्ट्रगल चलाया था, ठीक है, ही वॉज द फेस ऑफ द स्ट्रगल हम कह सकते हैं। 1970 में इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, एंड जो अवामी लीग होती है वन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, ये भी नहीं है कि मेजोरिटी हो, नहीं, ऑल द सीट्स, सारी सीट्स उन्होंने जीत ली, ठीक है, एंड उनको मेजोरिटी मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर होल ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है, मतलब कि वो पाकिस्तान एज अ होल में भी एक बहुत मेजोरिटी वाले पोजीशन में थे इंक्लूडिंग वेस्ट पाकिस्तान। बट वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये पसंद एकदम नहीं आया, ठीक है, जनरल याया खान थे उस टाइम को, उनको एकदम नहीं पसंद आया, उन्होंने कहा ये नॉनसेंस है, वी डू नॉट अग्री विद दिस, और उन्होंने वहां से आर्मी भेज दी, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी को भेजा गया कि आप वहां जाओ और वहां पे बहुत सारे लोगों को मारो, ठीक है, वहां से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ज्यादा विमेन का रेप हुआ, बहुत ज्यादा अब्यूज मतलब वहां के लोगों को सहना पड़ा। तो आप सोचो वहां के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा अब्यूज सह रहे थे, वो देख रहे थे अपने आसपास लोगों की जाने जा रही है, वो क्या करते बेचारे, उन्होंने क्या किया, वो इंडिया में आ गए, ठीक है, वो इलीगली इंडिया में घुसना शुरू कर दिया। अब इंडिया में वो इतने बड़े आबादी आई, सोचो जितना मतलब 80 लाख लोग
कुछ 80 लाख पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एट दैट पॉइंट केम टू इंडिया। अब इतने सारे लोगों को इंडिया कैसे देखे, तो अब इंडिया भी बहुत ज्यादा डर गया कि भाई हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आ जाएंगे तो हम पे बर्डन पड़ेगा, बट हम कैसे उनको करें हैंडल इस सिचुएशन को। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया पहले तो मतलब इंटरनेशनल फोरम में गए, इंदिरा गांधी जी वगैरह ने बहुत बात करी, किसी ने कुछ हेल्प नहीं करी, यूएसए हेनरी किसिंगर वगैरह किसी ने भी कुछ मदद नहीं करी इंडिया की। फिर इंडिया ने कहा छोड़ो भाई, हम आ रहे हैं अपने असली उसमें रूप में, एंड हम लोगों ने फिर फाइट किया। ठीक है, वी फॉट लाइक ब्रेव वॉरियर्स, एंड हम लोगों ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया, एंड इट वाज अ वेरी मैसिव विक्ट्री फॉर अस, राइट। फिर पाकिस्तान हार जाता है, ईस्ट पाकिस्तान सीजेस टू एग्जिस्ट, एंड अब बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। पर क्या 71 के बाद से सिर्फ डेमोक्रेसी रहा है बांग्लादेश में, सब कुछ स्टेबल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, और ये बहुत फनी ट्विस्ट होता है, क्योंकि 71 तक तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बहुत, हाँ कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट इक्वालिटी, बट 75 में उनको कुछ हो जाता है। ठीक है, उनको कुछ तो हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, अब हम पार्लियामेंट का सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोगों के पास है ना, जहां पे एक इंसान के पास बहुत सारी पावर नहीं होती है। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो जैसे यूएसए में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है एक इंसान के पास, बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है, ठीक है, उसमें उतना ज्यादा हम एक इंसान पे पावर नहीं देते, बिकॉज वी वॉन्ट द पावर टू बी शेयर्ड, जैसे पावर एक्सप्लॉइट ना करे कोई इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म किया, और उन्होंने कहा कि सारी पार्टीज अबॉलिश कर दो, सिर्फ अवामी लीग इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्टी। तो आप क्लियरली समझ सकते हो वो अपनी डोमिनेंट जताना चाह रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान चाह रहे थे कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे आए। ठीक है, फिर अचानक से मतलब इतना ड्रामेटिक, लोग मतलब लोग भी हैरान हो गए क्या हो रहा है क्या हो रहा है, एंड देन अगस्त 1975 में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। उनके बाद आते हैं जियाउर रहमान। ठीक है, अब जियाउर रहमान जो होते हैं वो खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, 79 में इलेक्शन जीत जाते हैं, बट उनको भी लोग फिर फाइनली असासिनेट कर देते हैं। उनके बाद आते हैं जनरल एच एम इरशाद। ठीक है, अब एच एम इरशाद जब आते हैं तो इस टाइम पे जो स्टूडेंट बॉडी होती है बांग्लादेश की, वो मतलब बहुत ज्यादा राइज कर रही होती है। ठीक है, और वो कहते हैं कि अब हमको लड़ना होगा, ऐसे नहीं चलने वाला, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है हमारी कंट्री में। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, एंड देन फाइनली इरशाद हैज टू स्टेप डाउन इन 1990। इलेक्शंस होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं 1991 में, एंड उसके बाद से आज तक बांग्लादेश हैज बीन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, बांग्लादेश का चैप्टर इधर एंड होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेपाल की, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, तो नेपाल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो नेपाल हमेशा से एक हिंदू किंगडम रहा है। ठीक है, एक हिंदू किंगडम रहा है, जो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया जिसके अंडर, एंड देन उसके बाद जहां पे डेमोक्रेसी आया। तो अब नेपाल जो है यहाँ पे बेसिकली 1990 में थोड़ा सा डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होने लग गया था। ठीक है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रहा था, बिकॉज आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी इतना ज्यादा थी। ठीक है, बांग्लादेश वगैरह आप देख सकते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी इतना ज्यादा थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोल्ड वॉर जब टल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वहां पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट होने लग गया। तो अभी यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है, बट यहाँ पे मतलब 1990 में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं वहां पे जो किंग होते हैं। ठीक है, जो किंग थे नेपाल के, उनके पास मेजर प्रॉब्लम, मतलब जो मेजर पावर थी वो वहां के किंग के पास ही थी। बट क्या होता है यहाँ पे 90s में एक माओइस्ट ग्रुप्स बाहर आ जाते हैं नेपाल में। ठीक है, अब माओइस्ट ग्रुप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम में होते हैं यूजुअली। ठीक है, ये वाले भी थे, ये बिलीव करते हैं कि आर्म्ड इंसरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि वॉयलेंस पे उतर आओ फॉर कि रूलिंग पार्टी जो है, ये जो रूलिंग एलीट है हमारे ऊपर, इसको गिराने के लिए। ठीक है, तो इसको गिराने के लिए वो वॉयलेंस पे उतरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किन के बीच में, एक तो मोनार्की जो किंग ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक डेमोक्रेट्स जो मतलब प्यार से डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे थे, और एक माओइस्ट जो चाह रहे थे नहीं, उड़ा दो। ठीक है, वो कह रहे थे कि वॉयलेंस पे उतरा, उड़ा दो। 2002 में क्या होता है, किंग जो होते हैं वो मतलब ये 1990 टू 2002 में बहुत ज्यादा मतलब डेमोक्रेसी उन्हें दी थी, लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, बट थी डेमोक्रेसी थोड़े हद तक वहां पे। फिर 2002 में जब किंग देखते हैं कि यार इतना ज्यादा इशू हो रहा है, वो कहते हैं छोड़ो ये भी नहीं होगा, और उन्होंने पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया नेपाल में। ठीक है, तो जितना छोटी सी भी होप थी नेपाल के अंदर वो भी गायब हो जाती है। फिर अप्रैल ऑफ 2006 में
फिर से वहां पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स शुरू होता है, ठीक है, फिर से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। एंड देन इस टाइम वो लोग जीत जाते हैं। वो कहते हैं कि जो आपने अप्रैल 2002 में हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आपने डिसॉल्व किया था, उसको वापस से रिजरेक्ट करो, ठीक है। एंड ये यहाँ पे जीत जाते हैं। अब यहाँ पे पार्टी जो लीड कर रही थी वो थी 7 पार्टी अलायंसेस, ठीक है, द 7 पार्टी अलायंसेस। उसके साथ सोशल एक्टिविस्ट एंड माओइस्ट भी इधर यहाँ पे पार्ट थे। फिर 2006 में यहाँ पे वो उनको जीत जाते हैं, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इज सक्सेसफुल। 2006 के बाद से उनको जो डेमोक्रेसी का मूवमेंट होता है वो शुरू होता है। 2008 में जाके नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक मतलब एक रिपब्लिक बनता है। एंड 2015 में जाके नेपाल को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिला गया है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे इश्यूज हैं अभी भी नेपाल के अंदर, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी सस्पिशियस अबाउट इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन नेपाल। बट ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो नेपाल अब एक बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है, ठीक है। बस यहाँ पे नेपाल में ज्यादा कुछ नहीं था, इतनी ही छोटी कहानी है। आगे बात करते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। नेक्स्ट कंट्री हमारी हो गई है यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भी मैंने आपको जैसे बोला कि 1948 में श्रीलंका बना था, ठीक है, और वहां से लेके आज तक श्रीलंका में हमेशा से डेमोक्रेसी रही है। तो श्रीलंका जो है यहाँ पे पर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी रही है पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आया था जिससे सिविल वॉर हो गई थी श्रीलंका में, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था कि मेजोरिटी जो थी सिंघाला कम्युनिटी थी, और यहाँ पे तमिल्स भी थे, ठीक है, जो इंडिया से माइग्रेट हो गए थे श्रीलंका में। और ये जो तमिल पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा छोटी पॉपुलेशन थी। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो थी वो सिंघाला जो कम्युनिटी थी वो उनको ज्यादा प्रेफर करती थी, उनको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी एज कम्पेयर टू द तमिल पॉपुलेशन। तो तमिल पॉपुलेशन जो थी वहां की, उनको लगा कि वो तो नेग्लेक्टेड फील करने लग गए, ठीक है। फिर 1983 में जाके उन्होंने कहा कि अब हमारा टाइम आ गया, वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। और उन्होंने फॉर्म किया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, ठीक है, LTTE। यहाँ से वो चाह रहे थे कि एक तमिल एलाम बने, ठीक है, मतलब एक सेपरेट कंट्री इन द नॉर्थ ईस्ट वहां पे जो है श्रीलंका का, जहां पे एक मतलब सिर्फ तमिलियन पॉपुलेशन जहां पे रह सके। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि तमिलियन पॉपुलेशन जो थी वहां पे, इवन दो दे आर फ्रॉम श्रीलंका बट दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, तो एक इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आ जाते कि अब आपको मतलब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वहां की जो पॉपुलेशन है। तो इंडियन तमिल्स जो थे वो कह रहे थे यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर द श्रीलंकन तमिल्स। तो मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक प्रेशर में आ जाती है एंड वो उस प्रेशर में गिवन करके कहती है कि ठीक है अब हमको कुछ करना पड़ेगा। 1987 में वो डायरेक्टली वहां पे इन्वॉल्व होना शुरू कर देती है, एक अकॉर्ड साइन करती है श्रीलंका के साथ और वहां पे ट्रूप्स भेजती है। अब इसका रीजन क्या था ट्रूप्स भेजने का? रीजन था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है और तमिलियन गवर्नमेंट है, मतलब जो तमिलियन लोग हैं वहां के, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसको हम लोग थोड़ा ठीक कर दें। बट ऐसा नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन आर्मी है वही LTTE के साथ लड़के आ जाती है एंड बहुत ज्यादा वहां पे वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है। फिर श्रीलंका के लोग कहते हैं कि मतलब वी डोंट वांट यू टू बी ओवर हियर, जिससे कि आपकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाओ। फिर 1989 में गवर्नमेंट को वहां से अपना जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है IPKF उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये याद रखना। श्रीलंका के ये जो क्राइसिस हुआ था, यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह हुआ था, इंडिया को छोड़ के बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प किया था, ठीक है। एंड इवेंचुअली जाके LTTE जो है वो वैंक्विश हो गया 2009 में। ओके, श्रीलंका जो है अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं श्रीलंका में, बट ऑल इन ऑल मतलब हाईएस्ट पर जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो यूजुअली श्रीलंका का ही रहा है इन द पास्ट, ठीक है। इसके साथ इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज द इकोनॉमी। उसके साथ वो हमेशा से पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह में भी बहुत ज्यादा मतलब काम कर चुकी है। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं श्रीलंका वाज अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री। अभी थोड़े हालात डाइसी चल रहे हैं श्रीलंका के, बट डेमोक्रेसी रिमेन्स इंटैक्ट। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। सो सारी कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया एंड पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट थी वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से ही यहाँ पे लड़ना शुरू हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं, कश्मीर। कश्मीर को लेके ही वहां पे भी लड़ाई हुई थी। 47 टू 48 में लड़ाई हुई यहाँ पे कश्मीर को लेके, 65 में लड़ाई हुई यहाँ पे कश्मीर को लेके, ठीक है। जो 47-48 लड़ाई थी वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर बुलाते हैं, ठीक है, वो वहां पे चला गया था। और 71 में जो वॉर हुई थी वहां पे 71 के वॉर में बांग्लादेश क्रिएट हो गया था, पर कश्मीर इशू फिर भी बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव सा रहा था, ठीक है।
पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे और इश्यूज है, ऐसे नहीं सिर्फ कश्मीर का जो रीजन है वहां पे ज्यादा इश्यूज होते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। इसी के साथ साथ 1998 में इंडिया ने जब पोखरण में आपका जहाँ पे टेस्ट किया था अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसके थोड़े दिन बाद ही, मतलब लिटरली कुछ दिन बाद, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया कि अब हम अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे चगाई हिल्स में। तो हमेशा से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा रही है, आज भी बहुत ज्यादा टेंशन हम देख सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में रहती है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि पाकिस्तान क्या करता है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनको आर्म्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कश्मीर के जो लोग हैं वहां पे उनमें जहर भरा जाता है, उनको मनी प्रोवाइड किया जाता है, उनको मतलब यहाँ वहां से प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहां से सारे वेपन्स दिए जाते हैं जिससे वो टेररिस्ट स्ट्राइक कर सके इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, वो ये भी मानते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो एड करता है प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को। ठीक है, खालिस्तानी मतलब वो एक जो डिफरेंट अपना कंट्री बनाना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको वो प्रोवाइड करता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ। ठीक है, पैसे वगैरह सब प्रोवाइड करता है। जो आईएसआई है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जो इनका इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है पाकिस्तान का, वो बहुत सारे एंटी इंडिया कैंपेन्स में भी काम कर चुका है। ठीक है, तो हमेशा से बहुत ज्यादा इश्यूज यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि बहुत ज्यादा टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या है अगेंस्ट इंडिया? वो कहती है कि इंडिया जो है वो आपकी जो सिंध एंड बलोचिस्तान जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती है। तो बलोचिस्तान जो रीजन है बेसिकली इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे हमेशा से डाइसी सिचुएशन वहां पे भी रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे इशू क्रिएट करती रहती है हमेशा। इसके अलावा हम लोग पानी के ऊपर भी बहुत ज्यादा लड़े हैं। ठीक है, 1960 में जाके हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, कि इंडस जो वाटर है उसमें पानी डिवाइड कैसे होना है। ठीक है, तो वरना ये भी यहाँ पे हमेशा कोई मीडिएटर था तभी जाके वो रिजॉल्व हो पाया। इसके साथ साथ जो आपका सर क्रीक है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, उसकी डीमार्केशन के बारे में भी कोई ऐसा हम लोग एक सेम अग्रीमेंट पे नहीं आ पाए हैं। तो इश्यूज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। अब इंडिया एंड बाकी कंट्रीज के साथ क्या हाल है हमारा? ठीक है, क्या सिर्फ पाकिस्तान के साथ इश्यूज है? बाकी कंट्रीज के साथ हम लोग बहुत अच्छे भाई बंधु टाइप रिलेशनशिप है? नॉट रियली। ठीक है, बांग्लादेश का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो बांग्लादेश में जो अगेन वाटर वाला इशू जाता है कि वाटर शेयरिंग, तो यहाँ पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर होता है उसको शेयरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स होता है। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको बताया बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ करती नहीं है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को। ठीक है, इसके साथ साथ बांग्लादेश जो है आप देखो कि बांग्लादेश बहुत एक स्ट्रेटेजिक पोजिशन पे, ठीक है, वो मतलब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे इंडिया का, इधर मेन इंडिया हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से वो जो बांग्लादेश के थ्रू अलाउ नहीं करती हमारी आर्मी को जाने के लिए टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके साथ साथ वो ना ही अपना जो बांग्लादेश है वो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करती है इंडिया को, और ना ही म्यांमार को अलाउ करती है टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटोरी। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा इधर इंडिया और बांग्लादेश में भी थोड़े सर्टेन इश्यूज आ जाते हैं। बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उसको लगता है कि इंडिया जो है यहाँ पे एक रीजनल बुली है इन टर्म्स ऑफ रिवर वाटर्स। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है वो चिटागोंग जो है हिल वहां पे उसमें रेबेलियन क्रिएट करना चाहती है और यहाँ का नेचुरल गैस लूटना चाहती है। बट क्या सारे इश्यूज ये बांग्लादेश और इंडिया के साथ? नहीं। इकोनॉमिक रिलेशन जैसे हम लोगों के बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमारे बहुत सारे टॉक्स हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने मतलब ट्रेड वगैरह भी हम लोगों का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट जरूर यहाँ पे है हम लोगों का। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है यहाँ पे, नेपाल एज अ कंट्री, नेपाल एंड इंडिया का जो रिलेशनशिप है बहुत कम कंट्रीज होंगी जिनका जैसा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जैसे कि हम ट्रैवल कर सकते हैं नेपाल विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक कि काफी हद तक मतलब इंडियन रुपी भी नेपाल में चल जाता है। ठीक है, काफी हद तक। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पर थोड़ा डिस्प्लेजर जरूर एक्सप्रेस करती है, क्योंकि नेपाल जो है वो चाइना से थोड़ा ज्यादा क्लोज होता जा रहा है, विच इज थोड़ा सा मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, बिकॉज इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप्स खुद अच्छे नहीं है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो स्कैर्ड है अबाउट द माओइस्ट मूवमेंट। तो माओइस्ट आर स्कैर्ड अबाउट इंडिया एंड इंडिया इज स्कैर्ड अबाउट द माओइस्ट इन नेपाल। ठीक है, उसके साथ उनको ये भी डर लग रहा है कि इंडिया में नक्सलाइट जो है, नक्सलिज्म का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, तो वो वहां पे वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं जो माओइस्ट है, वहां से इन्फ्लुएंस हो रहा है।
बट ऑब्वियसली नेपाल वगैरह जो है, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी मतलब हेल्प जरूर किया है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेशन हो गया, आपका वाटर मैनेजमेंट एंड कंट्री टुगेदर वगैरह सारा इश्यूज हो जाता है, वो यहाँ पे जरूर हेल्प किया है नेपाल का। इसके अलावा श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशनशिप थे? श्रीलंका के साथ टू बी ऑनेस्ट हमारे कोई ऐसे बहुत मेजर रिलेशनशिप इश्यूज नहीं थे। हाँ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो बीच में हुई थी, जो 1987 में हमने भेजा, फिर 89 में हमने बैक ऑफ कर दिया, वो एक इश्यू रहा है, वरना उसके अलावा इंडिया एंड श्रीलंका जो है वो अपना बहुत ज्यादा अच्छा से ट्रेड में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ पार्ट लिया है। उसके साथ साथ श्रीलंका में जब सुनामी आई थी, तो सुनामी के बाद जो मतलब रिकंस्ट्रक्शन का काम था, इंडिया ने उसमें भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर किया था। भूटान जो है, अगेन इंडिया एंड भूटान का बहुत ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप है। भूटान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं कि जो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो मतलब भूटान के रीजन से लोग चले जाते हैं फॉर स्प्रेडिंग मतलब इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो उनको हटा दे, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह जो है वहां पे उनको वीड आउट कर दे। इसके साथ इंडिया जो भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मालदीव्स, अगेन मालदीव्स एंड इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। 1988 में जो तमिल मर्सनरीज ग्रुप थे श्रीलंका के, वो मालदीव्स पर अटैक करने जा रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत फटाफट मालदीव्स की मदद करना शुरू किया। जैसे ही मालदीव्स ने कहा कि हमें मदद चाहिए, इंडियन जो एयरफोर्स थी उन्होंने सीधा जाके मदद कर ली मालदीव्स की। तो अगेन वी कैन से कि बहुत मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप है। अब हमने बात कर ली इंडियन बाकी कंट्रीज के रिलेशनशिप के बारे में। अब आप देखोगे कि इंडियन बाकी कंट्रीज का रिलेशनशिप जो है, इट इज अ मेजर टॉपिक, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी क्लियर। जब हम लोग एकदम शुरू किया था चैप्टर साउथ एशिया, तभी मैंने आपको कहा था कि जो साउथ एशिया टर्म है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मतलब सिनोनिमस टू इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने मेन पोजिशन पे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी जो कंट्रीज है साउथ एशिया में, ठीक है, इनफैक्ट सारी कंट्रीज जो साउथ एशिया में है, इंडिया उससे शेयर करती है, ठीक है, लैंड बाउंड्री शेयर कर रही होती है, या फिर वाटर में वो बहुत ज्यादा वाटर बाउंड्री शेयर कर रही होती है। तो उस रीजन की वजह से इंडिया एंड बाकी कंट्रीज के रिलेशनशिप्स में मतलब ज्यादा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। ऑल्सो इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड एक्चुअली बिग कंट्री जोग्राफिकली। तो उस रीजन से भी यहाँ पे इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में नहीं होता है। नेपाल एंड भूटान में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जो नेपाली लोग होते हैं वो भूटान में चले जाते हैं, अगेन इलीगल इमिग्रेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। रोहिंग्यास जो है वो मतलब बांग्लादेश एंड म्यांमार में इशू होते हैं कि रोहिंग्यास जो है वो म्यांमार में घुसना चाह रहे हैं। तो ये अगेन इमिग्रेशन वगैरह का इशू होता रहता है। ऑल्सो वाटर शेयरिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती रहती है इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज नेशंस एज वेल। बट अगेन मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन कर लिया, मेजर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में होता है बिकॉज इतनी सिग्निफिकेंट जगह पे हम लोग हैं, ऑल्सो बिकॉज हम इतने इकोनॉमिकली पावरफुल हैं कि बाकी कंट्रीज फील इंटिमिडेटेड, ठीक है, अबाउट इंडिया का मोटिव क्या है। फाइनल टॉपिक जो है आपका सार्क, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सार्क वाला टॉपिक है, जो इंडिया एंड सदर्न नेबर्स वाला टॉपिक है, ये एक्चुअली आपके दूसरे चैप्टर में आता है, ठीक है, बट सिलेबस में है वो, तो मैंने सोचा कि इसी चैप्टर में करा देता है, ठीक है, क्योंकि डज नॉट मेक सेंस कि उस चैप्टर में मैं फिर अलग से खोलूं, तो इसलिए मैं एक ही गो में यहाँ पे भी पढ़ा देती हूँ। अब सार्क की बात करें तो एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है, जो यूरोप की कंट्रीज को कवर करता है। वैसे ही सार्क इज अ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल इनिशिएटिव है, बट ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पे रहे हैं। बट इसने जो जो छोटी छोटी चीजें की हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये शुरू हुआ था 1985 में, साफ्ता साइन किया गया था यहाँ पे। साफ्टा क्या है? बेसिकली साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। अब ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था 2004 में, केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। अब इसको साइन करते समय बहुत सारी कंट्रीज जो है साउथ एशिया की बहुत अप्रीहेंसिव थी। अब वो अप्रीहेंसिव इसलिए थी क्योंकि मैंने जैसे बोला, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, तो उनको हमेशा इंटिमिडेटेड रहते हैं कि इंडिया सोच क्या रहा है, व्हाई इज इट मेकिंग सच मूव, ठीक है। बट इंडिया जो है वो इसलिए चाहता है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिकॉज ऑब्वियसली ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे इतना जो ट्रेड बैरियर्स अगर वो हट जाएंगे ना, तो हम एक दूसरे से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकेंगे। जिस कंट्री को जिस रिसोर्स की जरूरत होगी उसको वो मिल जाएगा, ठीक है, विदाउट हैविंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी। सो वो हमारा मेन मोटिव रहा है हमेशा से। इसके साथ यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान का जो इशू रहा है, वो भी मतलब सार्क के मतलब नॉट बीइंग सो सक्सेसफुल में जरूर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी मेजर कंट्रीज इन द साउथ एशियन रीजन, ठीक है, परहैप्स द टू मेजर कंट्रीज इन द साउथ एशियन रीजन। तो उस रीजन से क्या होता है ना यार, कि वो मतलब
वो कंट्री जो सार्क है, अगर वो दो मेजर कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही होंगी तो वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा। बट इंडिया एंड पाकिस्तान ने जरूर बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन पे मतलब काम किया है। जैसे कि यहाँ पे मतलब अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब कि अपने आर्मी के प्लान्स के बारे में एक दूसरे को डिस्क्लोज करना, जिससे कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो जाए, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। सोशल एक्टिविस्ट जो है बहुत कोलैबोरेट करते हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडशिप का सेंस बनाने का, ठीक है। लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे बस रूट्स खुल गए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, ट्रेड के पोस्ट खुल गए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, और वीजा रेगुलेशन जो पहले ज्यादा टफ हुआ करता था अब वो रिलेटिवली थोड़ा आसान पड़ चुका है। बट नो रीजन एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो एक वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाकी कंट्रीज का भी इन्फ्लुएंस उस रीजन पे रहता ही रहता है। और यहाँ पे बाकी कंट्रीज कौन सी है? चाइना हो गया, यूएसए हो गया। अब ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत इंटरेस्टेड है। चाइना तो चलो हमारे पास ही है, बट यूएसए इज ऑल्सो वेरी हेविली इंटरेस्टेड। वाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है हम लोगों के पास इन साउथ एशिया, ठीक है। तो वो चाहता है कि वो यहाँ पे आके अपना हेजेमनी क्रिएट कर पाए यूएसए। एंड सेम विद चाइना, चाइना ऑल्सो वांट्स कि वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। वो नहीं चाहते कि इंडिया बेनिफिट करे यहाँ पे किसी भी हद तक, ठीक है। वो हमेशा से चाहते आए हैं कि वो बेनिफिट करे, और काफी हद तक बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज जो हमारे यहाँ पे साउथ एशियन रीजन में, वो उन्होंने एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस में गए हैं, ठीक है। उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ले ली है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, तो यूएसए एंड चाइना का इंटरफेरेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। However, whether South Asia will continue to be known as conflict-prone zone or will evolve into a regional bloc with some common culture features and trade interests will depend more on the people and the government of the region than any other power outside. बहुत important है। इसका basically ये मतलब है कि जो साउथ एशियन फेट है, इवन दो चाइना एंड यूएसए आर वेरी बिग कंट्रीज, उनके हाथ में नहीं लाई करता। द साउथ एशियन फेट जो है, अगर हम डिसाइड कर ले कि नहीं हम चाइना और यूएसए को हमारे को एक्सप्लॉइट नहीं करने दे सकते हैं, देन वी कैन बी अ सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड आई वुड ऑल्सो प्लीज लाइक रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एक बार आप नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आप एक बार नोट्स पढ़ोगे तो वो फ्लो चार्ट वे में आप जब उसको देखोगे, एक बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो नोट्स बनाए गए, उससे आपके ब्रेन में वो आ जाएगा, ठीक है, वो इनग्रेन हो जाएगा, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगेन कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे हमें पता लगता है कि आपको जनरली समझ में आ गया है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।